Hello everyone, my name is Dipendra and I welcome you all to the Magnet Brains IIT JEE NEET। चलिए आज हम फंक्शंस का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस की डेफिनेशन, फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स, कुछ वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ और उनके थ्रू उनकी डोमेन और रेंज को देखना सीखा। हमने सबसे खास बात अभी तक सीखी कि फंक्शन रिलेशन से कैसे डिफरेंट होते हैं और फंक्शन में ऐसी क्या कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाते हैं कि वो फंक्शन बन जाते हैं रिलेशंस के ऊपर, मतलब रिलेशन का एक और स्पेसिफाइड वर्जन। चलिए तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर आई होप यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या लेकर आता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपको हर चैप्टर के, हर टॉपिक के सारे वीडियोस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बनाकर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर टॉपिक पर कंप्लीशन पर आपको उसकी DPP मिलती हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं और उन टॉपिक्स को और कंसोलिडेट करते हैं। नॉट जस्ट दैट, उन DPPs की प्रैक्टिस के बाद उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस भी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी DPPs को क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हैं या रादर उन सॉल्यूशंस को हमेशा अपने साथ रख के और समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम चैप्टर वाइज मिनिमम 500 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करवा ही दें, ताकि आपका हर चैप्टर पूरे तरीके से कवर हो और आपकी कोई भी चीज़ ना छूटे। एंड येस, ऑफ कोर्स, हम इंश्योर करते हैं कि इन MCQs और इन सब के साथ साथ आपके कुछ PYQs भी हो, यानी JEE मेंस और JEE एडवांस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट वी कैन मेक यू रियलाइज़ कि देखो एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है और जो तैयारी हम कर रहे हैं उस बेसिस पर इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर किया जा सकता है। एंड येस, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन, सो वीकली हम लाइव आते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स इकट्ठे होते हैं, आपके जो भी डाउट्स एक्यूमुलेट होते हैं, जी हाँ, आप अपने डाउट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक आस्क मी योर डाउट पर क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स एक लाइव लेक्चर में एक साथ एड्रेस किए जाएंगे बाय अस, बाय ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। सो आई होप आप याद रखेंगे कि आप अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन्हें भी क्लियर करवा सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, वीकली टेस्ट पेपर, तो जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उस चैप्टर पे आपकी अपनी परफॉर्मेंस को आप एसेस कर सकते हैं, उसे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी तैयारी अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप इन टेस्ट के थ्रू भी अपने आप को क्रॉस चेक और क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, ये बड़ी खास चीज़ है कि वक्त वक्त पर टाइमली हम लोग आते रहेंगे और आपको अलग अलग चीज़ों से लेकर नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और मार्गदर्शन देते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी प्रॉपरली चलती रहे। एंड येस, फाइनली, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। क्या आप जानते हैं कि पूरा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर हम इंश्योर करेंगे कि आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी बनाएं। उस चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन में हम इंश्योर करेंगे कि एक बार फिर से आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए, यानी पूरी तैयारी एक बार और अच्छे से, ताकि अगर कुछ मिस भी हो गया हो, अगर गलती से कुछ छूट गया हो, तो वहाँ पर आप उसे बहुत अच्छे से कवर कर लें। एंड ऑफ कोर्स, फाइनली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। क्या आप जानते हैं कि JEE मेंस, JEE एडवांस जैसी एग्ज़ाम के लिए आप जितने ज़्यादा मॉक्स आप देंगे, जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स आप लिखेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे पहले से, वहाँ रियल एग्जामिनेशन में आपकी वही तैयारी और उतने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम दें, ताकि आप अपनी हर सेक्शन की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाएँ। चलिए, तो विद दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस पे बात करने वाले हैं और फंक्शंस के कुछ और टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और काफ़ी सारे लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से शुरुआत करने वाले हैं। ऑल्दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ ग्लिम्स, कुछ थॉट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। हमने जब एक DPP का डिस्कशन किया था, हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस का, वहाँ भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट को समझा था। थोड़ा सा बीच में हमने एक बार और इसको थोड़ा सा लिया था, क्योंकि वहाँ में इसके कुछ कंसेप्ट्स की ज़रूरत हो रही थी। तो मैंने तब कहा था आपसे कि हम इसे और डिटेल में आने वाले प्रेजेंटेशंस में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स, हम इंश्योर करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, उसकी रेंज, उसका डोमेन, उसके और भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें हम हर फंक्शन के लिए देखें। नॉट ओनली फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट जितने भी फंक्शंस आज हम देखने वाले हैं उन सब के लिए हम उसे देखें। तो चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से शुरुआत करते हैं क्लास। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान और बड़ा ही बेहतरीन सा फंक्शन है। आई होप जब तक मैं ये सारी चीज़ें कह रहा था आपने काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में देख ही ली होंगी। तो जल्दी से उन्हें समझना शुरू करते हैं। क्या आपको याद है कि हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करना शुरू किया था, तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी। अगर मैं उसे आसान सी हिंदी भाषा में समझाऊं, जैसा 3 इडियट्स में कहता है, यही बात आसान सी भाषा में नहीं कह सकते थे क्या? तो डेफिनेशंस को हमेशा आसान रखिए।
मतलब ऑब्वियसली डेफिनेशन होती हैं और वो कंप्लीट होती हैं, वो क्रिस्प होती हैं, वो प्रिसाइज होती हैं और वो कंप्लीट होती हैं। बट ह्यूमन लैंग्वेज में जब लेमेन टर्म्स में आप बात करते हैं तो आपको एक आसान भाषा की ज़रूरत होती है, तभी तो आप किताबों के बजाय वीडियो लेक्चर्स या टीचर से पढ़ना शुरू करते हैं। आप किताबों से ही पढ़ लेते, वरना अगर आपको ये टेक्निकल टर्म समझ आना शुरू हो जाती तो जल्दी से। अगर मैं एक आसान सी भाषा में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाऊं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो। अब जब भी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सीखा था हमने, वो क्या करता है, वो किसी भी वैल्यू का नेगेटिव साइन हटा देता है और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, और जीरो है तो जीरो ही रखेगा। सो सारे रियल नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करता था। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी अपना एक बिहेवियर है, अपनी एक फंक्शनैलिटी। अब ये क्या करता है, ये बड़ा आसान सा काम करता है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं लेता हूँ 2.3 एक नंबर, और अगर मैं लेना चाहता हूँ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि सर क्या 2.3 एक इंटीजर है। सर 2.3 इंटीजर तो नहीं है। अब 2.3 से छोटे सारे इंटीजर्स में चेक करूंगा, जैसे कि सर 0, -7, 1, 2, ये सारे 2.3 से छोटे सारे इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? सर इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर है 2। तो जी हाँ, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप निकालेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 2। क्या आपको समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है? और अगर ये समझ आया तो बस यही बात, यही प्रोसेस याद रखिएगा, यह हमेशा याद रहेगा। ऑल्दो हम इसे बहुत बार समझ चुके हैं, एक बार फाइनली से अच्छे से समझेंगे, ताकि फाइनली फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द फॉर्मेलिटी कि हमने ये पढ़ा तो हम इसको प्रॉपरली करते आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार और देख लेते हैं क्लास, हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आप नंबर स्केल पर 2.3 प्लॉट करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे ऑब्वियसली नंबर्स छोटे किस तरफ होते हैं। अगर आप नंबर स्केल पर देखेंगे तो छोटे नंबर्स हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मिलते हैं। तो अगर मैं 2.3 की लेफ्ट हैंड साइड पर जाता हूं तो 2.3 की लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले तो ये कंसिडरेशन ज़रूरी है कि क्या सर 2.3 ही खुद एक इंटीजर है क्या? अगर 2.3 ही खुद एक इंटीजर होता तो इससे छोटे या इसके इक्वल सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर ये खुद होता। हालांकि 2.3 एक इंटीजर नहीं है, तो 2.3 से छोटे अगर मैं सारे इंटीजर्स देखूं तो मुझे सबसे पहला इंटीजर जो दिखता है जस्ट इसके लेफ्ट साइड पर, जस्ट इसके लेफ्ट साइड पर, दैट इज़ 2। तो आप बेशक निश्चिंत होकर कहिए कि सर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो मैं दो ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ ये ब्रैकेट डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गोइंग टू बी 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है। अगर सर मुझसे पूछा जाता कि किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं कहीं 7 प्लॉट कर रहा होता, तो आप 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता सकते हैं स्टूडेंट्स। सोचो कहीं ना कहीं नंबर स्केल पर 7 होगा, कहीं ना कहीं नंबर स्केल पर 7 होगा। अब 7 या 7 से छोटे, सर 7 खुद एक इंटीजर है, तो 7 और 7 से छोटे सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर खुद 7 होगा। तो आप हमेशा याद रखिए किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद होता है, द नंबर इटसेल्फ। आप हमेशा इस बात को याद रखिए। एक और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, बड़ी ही आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर्स के लिए इवैल्यूएट करूं तो स्टूडेंट्स जनरली एक एरर करते हैं कि वो चीज़ों को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, है ना। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि सर 7.2 का या अदर -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर -7.2 यानी -7। आपने अभी तक तो ब्रेन में यही फीड किया है ना कि सर ऐसा कुछ होता है तो ये वाला पार्ट ले लो, है ना। तो जल्दी से समझते हैं क्लास। जैसे अगर मैं आपके पास चाह रहा हूँ कि -7.2, अगर -7.2 एक नंबर है, दिस इज -7.2 स्टूडेंट्स। तो अगर ये -7.2 एक नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। आप डेफिनेशंस फॉलो करिए, आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, आप गलत नहीं होंगे, बस परिभाषाओं से बने रहिए, बस जो चीज़ें आपके लिए डिफाइन की गई हैं उनसे स्टिक रहिए, है ना, उन्हें अवॉइड करिए। तो वो क्या कह रहा है, मैं चाह रहा हूँ -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मुझे चाहिए -7.2 क्या एक इंटीजर है? नहीं सर ये तो इंटीजर नहीं है। तो इसके जस्ट लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, मतलब इससे जस्ट लेफ्ट में जो भी सारे इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। और खबरदार अगर आप इसे -7 सोच रहे हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या है -7 के साथ, आप यहाँ से चलना शुरू हुए, यहाँ कहीं 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ कहीं -7 आया होगा नंबर्स के लिए ऑब्वियसली, और इस तरफ कहीं -8 आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बड़ी आसान सी बात समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, नंबर स्केल पे जब नेगेटिव साइड जाएंगे तो चीज़ें इन्वर्स हो जाती है। क्या आपको ये बात पता है? यानी -7.2 के जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो -7 नहीं -8 होगा। -7 तो -7.2 से बड़ा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं कहूँगा कि -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8 होगा।
क्या आपको ये बात समझ आई और क्यों ऐसा होगा ये क्लियर हुआ? तो मैं हमेशा कहूँगा कि -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी -8। -8 क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि पहले तो हमने चेक किया कि क्या -7.2 एक इंटीजर था, नहीं। -7.2 से सारे छोटे इंटीजर्स वो किस तरफ होंगे क्लास? इस तरफ। और उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? उनमें सबसे बड़ा इंटीजर -8। दैट्स वाई -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8। सर इस बेसिस पे क्या हम नेगेटिव नंबर्स का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं? क्या नेगेटिव इंटीजर्स का भी हो सकता है? सर -5 का आपके लॉजिक से -6 होगा क्या? आप सोचो क्लास, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि अगर वो नंबर खुद एक इंटीजर है तो उसे इंक्लूड करते हुए उससे छोटे, तो उसे इंक्लूड करते हुए उससे छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन होगा? वो खुद, क्योंकि बाकी सब तो उससे छोटे हैं ना। तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा? ऑब्वियसली वो -5 ही होगा। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी फंक्शनैलिटी समझ आ रही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक समझ आया तो जल्दी से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना शुरू करते हैं और इसे बहुत ध्यान से समझना। चलो समझने से पहले इसका ग्राफ भी समझ लें। एक काम करते हैं क्लास, इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ आया ना तो आप बहुत सारी चीज़ें बनाना या ड्रॉ करना या प्लॉट करना सीख जाएंगे। तो इसका ग्राफ बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से समझेगा स्टूडेंट्स। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, राइट। एक्स एक्सिस पे नंबर्स होते हैं, वाई एक्सिस पर नंबर्स होते हैं। मैं ऑब्वियसली इंटीजर्स में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिफाइन करता हूँ। जैसे ये होगा 0 ऑब्वियसly, ये आपका होगा 1, देन ये होगा 2, देन दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, ऐसे चलती चली जाएगी। सिमिलरली -1, -2, -3, -4 और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सेस पर भी चीज़ों को देखें तो आपको ऐसी चीज़ें दिखती चली जाएगी। जैसे ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, यहाँ कहीं होगा 2, यहाँ कहीं होगा 3 और लेट्स से यहाँ कहीं होगा +4, है ना। सिमिलरली यहाँ कहीं होगा लेट्स से -1, यहाँ कहीं होगा -2, लेट्स से होगा -3 और ये होगा -4 और ऐसे चीज़ें वर्कआउट होती चली जाएंगी। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट कम्स हियर। हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करिए, आप बहुत ईजिली वर्कआउट कर पाएंगे कि नंबर्स कैसे दिखते हैं। जैसे अगर मैं शुरुआत करूँ, मुझे दिख रहा है क्लास क्या कि सर अगर मैं देखूँ कि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 खुद होता है। सर 0.1 का भी 0 होता है, 0.2, 0.8, 0.9, 0.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ये सब आप देखते चले जाएंगे, लेकिन इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? वो 0 ही होगा। लेकिन सर जैसे ही आप 1 लेंगे, जैसे ही आप 1 लेंगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नहीं होता है। तो मैंने 1 पे उस ग्राफ को डिफाइन नहीं किया है। मैंने 1 पे कहा कि 1 पे इसका ग्राफ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 पे इसका ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1। तो ये जो नंबर्स आते चले जाएंगे इन सब का इवन 1.9 तक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। बट जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी, जैसे ही, आई होप यू आर रियलाइजिंग, ये हमारा x है ना, ये हमारा स्मॉल x है और ये हमारा y है। व्हाट इज y? y इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब x जो जो वैल्यूज लेता चला जा रहा है उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू हम y को असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैं 2 को देखता हूँ। सर 2 के साथ क्या प्रॉब्लम है? सर 2 को अगर देखा तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 नहीं होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाता है। तो मैंने 1 पे उसे अवॉइड किया और मैंने उसको 2 पर डिफाइन किया। और फिर अगर मैं आगे चला तो 2.1 भी 2 होता है, 2.3, 2.9 तक ये 2 ही होता है और 3 पर आकर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब मैं कहूँगा कि 3 पर आकर ये नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा, 3 पर आकर 2 नहीं होगा, 3 पर आकर ये 3 हो जाएगा। सो 3 से लेके 3.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 3, लेकिन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ कुछ कहानी चेंज हो जाएगी और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आई यू रियलाइजिंग कि ऐसा कुछ चल रहा है? क्या सर सेम ऐसा नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी बन रहा है? देख लेते हैं। आपको याद है, जल्दी से सोचिएगा क्लास। 0.1, 0.2, मतलब अगर मैं इस तरफ देखूँ अब नेगेटिव, तो -0.1, -0.2, -0.3, इन सबसे छोटा जो इंटीजर होता है वो -1 होता है। सो डू यू रियलाइज कि यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ ऐसी चलेंगी और हमें पता है -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ बिल्कुल सही, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होता है। तो सर -1 और -1 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 ली, जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 ली तो उसकी वैल्यू -1 नहीं होगी सर, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट डिफाइंड किया।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे इस वाले सिनेरियो में देखो, जैसे मान लो मैंने कौन सी सारी वैल्यूज़ ली क्लास, -1.1, -1.2, -2.2, ये सब ली है ना, ये सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ इंक्लूडिंग -2। तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है? इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होने वाला है, एक्सेप्ट -1। क्योंकि सर अगर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो तो एक इंटीजर है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो -1 ही होगा। क्या आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है? आई होप आप ये बात इस ग्राफ पर प्लॉट होते हुए देखते समझ पा रहे हैं और ये सेंस डेवलप कर पा रहे हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है। जैसे मैं एक बार और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया तो वो तो -2 ही होगा, लेकिन -2 के अब इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, जैसे -2.1, -2.3, -2.4, -2.9, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी -3। तो मैं कहूँगा कि -2 से -3 के बीच की वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 होता है, एक्सेप्ट फॉर -2, क्योंकि -2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 ही होता है। क्या आपको ये बेसिक सा ग्राफ, एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन समझ आ रही है? सर मुझे बहुत कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है और ये कुछ ऐसा सीढ़ी जैसा एक ग्राफ बन रहा है ना, तो इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, इस फंक्शन को एक और नाम से सुना, सोचा या लिखा जाता है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है दैट इट इज़ अ स्टेप फंक्शन। तो इसे स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे ऑब्वियसली स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप्स की तरह दिखता है। तो याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। हालांकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि क्या मैं इसका डोमेन निकाल सकता हूँ? क्या मैं इसकी रेंज सोच सकता हूँ? हाँ, आप सोच सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। देखो, हमने सीखा है कि हम एक्स एक्सिस पे -∞ से +∞ तक ट्रैवल करना शुरू करेंगे और -∞ से +∞ तक जब मैं एक्स एक्सिस पर ट्रैवल करूंगा तो मैं देखूंगा कि सर ये ग्राफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, इस ग्राफ का वजूद एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए है ना। तो अगर मैंने देखना शुरू किया सर तो मुझे मिल रहा है, मतलब मुझे मिलता चला जाएगा। जैसे देखो, -4 से -3 तक इसका ग्राफ होता है, -3 से -2 तक भी इसका ग्राफ है, -2 से -1 के लिए भी है, -1 से 0 के लिए भी है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब हर इंटरवल, मतलब हर जगह है। इवन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर इंटीजर वैल्यूज़ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो, सर 1 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है मान लिया, लेकिन 1 पे यहाँ करता तो है। सर आप बोलोगे 2 पे यहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ कर रहा है ना, तो वो हर जगह कर रहा है। मतलब वो तो मैंने ये सर्कल्स इसलिए बनाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप ये ना सोच लें कि सर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कैसे हो गया, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक हॉलो सा सर्कल क्रिएट किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्या आपको ये बड़ी आसान सी बेसिक सी बात समझ आई? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बात सिंपल सी है कि एक्स एक्सिस पर -∞ से +∞ तक जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको पूरा ग्राफ हर जगह एक्स की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहला कंक्लूजन जो मैं करूँगा वो ये कि सर एक्स बिलोंग करता है सारे रियल नंबर्स के लिए। तो क्या आपको ये बात याद है, हमने ऐसा कुछ लिखना सीखा था? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर वे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एक्स बिलोंग करता है -∞ से ∞ के लिए, या फिर एक और तरीका कि एक्स बिलोंग करता है सर -∞ से ∞ तक। ये सारे तरीके हैं, तो इन अलग अलग तरीक़ों से इसकी डोमेन को लिखा जा सकता है। ये डोमेन क्यों कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सारी x की वैल्यूज़ है, और अगर ये सारी x की वैल्यूज़ हैं तो इन्हें हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको याद है कि इस फंक्शन में x की जो भी वैल्यूज़ पास की जा सकती हैं, इस फंक्शन का x की जिन भी सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्टेंस है, वजूद है, जिन भी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, उन सारी वैल्यूज़ ऑफ x को हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आई। सर क्या ग्राफ देखकर रेंज भी सोची जा सकती है? मतलब इसी ग्राफ को देखकर मैं रेंज भी निकाल सकता हूँ क्या आप निकाल सकते हो रेंज? कोई बता सकता है मुझे कि रेंज क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो स्टूडेंट्स, जब मुझे रेंज निकालनी होगी तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? आप -∞ से y एक्सिस पर +∞ तक ट्रैवल करना शुरू करो, मतलब -∞ से +∞ तक जाइए। जब आप, ये बाय द वे इन्फिनिटी है, दैट्स +∞, ऑलराइट, ये है आपका +∞। ऐसे ही बस मैंने बना दिया, स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि -∞ से +∞ तक आप जा रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि y एक्सिस पर अब कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है? मैं थोड़ी देर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या मुझे y एक्सिस पे कभी भी -1.5 मिल पाएगा? सर कुछ ग्राफ ही नहीं दिख रहा है। क्या y एक्सिस पे कभी 0.1 की कोई वैल्यू दिख रही है? सर 0.1 के आके y एक्सिस पे कोई ग्राफ दिख ही नहीं रहा है। सर क्या ऐसा हो रहा है कि सर 1.5 के लिए कोई ग्राफ मिल रहा है? सर नहीं मिल रहा है।
लेकिन सर कुछ कुछ जगह तो मिल रहा है, जैसे कुछ कुछ जगह क्या है सर, जैसे मुझे -4 एक वैल्यू मिल रही है, फिर -3 एक वैल्यू मिल रही है, -2 एक वैल्यू मिल रही है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब मैं एक जनरलाइजेशन कर सकता हूँ। जनरलाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूँ कि सर मुझे सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ मिल रही हैं। मुझे कैसी वैल्यू मिल रही हैं स्टूडेंट्स, मुझे सारी इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही हैं। और अगर सारी इंटीजर वैल्यूज़ मिल रही हैं स्टूडेंट्स, तो क्या कहेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी ऑल द इंटीजर वैल्यूज़। क्या आपको ये लाइन समझ आई? मैं हमेशा से सिखाता आ रहा हूँ कि बस ग्राफ देखिए और आप डोमेन और रेंज आसानी से निकालना सीख पाएंगे। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी कोई भी पूछता है कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, तो दिमाग में जल्दी से याद करो कि उस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और उस ग्राफ को जैसे याद करोगे तो याद हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है, और हमेशा आप इन ग्राफ्स के बेसिस पे निकाल पाओगे। मतलब मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि रटना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, रटना इज़ नेवर अ सोल्यूशन। जैसे रटो मत कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, इसकी रेंज होती है, इसका डोमेन होता है। दैट्स अ रियली फुलिश आइडिया, दैट्स अ वेरी फुलिश थॉट, है ना। मतलब बेवकूफ़ी होगी ये। आप प्लीज़ इस बात को समझो, जब आपको चीज़ें समझ आ रही है, जब आपको चीज़ें पता है, तो ये सोचना कितना आसान है, क्योंकि सब कुछ लॉजिकली कनेक्टेड है। तो हमेशा लॉजिक पर रिलाई करिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि लॉजिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग लगाना होता है, और वो हम सबके पास है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मुझसे इस फंक्शन की रेंज कोई पूछता है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो सर हर इंटीजर पर एग्जिस्ट करता है। इस फंक्शन का ग्राफ हर इंटीजर पर एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे, ये तो बाय द वे स्टूडेंट्स क्या था, दिस वॉज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। और अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकालना चाह रहा हूँ, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी भाई, इस फंक्शन की रेंज होगी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑल द इंटीजर्स। सर अब सारे इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे, बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक तरीका तो सेट वाली फॉर्म, कि मैं कुछ कुछ लिख दूँ, है ना, कुछ कुछ लिखता चला जा रहा हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2, और ऐसा मैं डिनोट कर दूंगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये सारे इंटीजर्स है, बट ये सर बहुत लेंदी, बहुत बड़ा तरीका तो नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। तो मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ कि सर इसकी रेंज ये भी तो हो सकती थी कि सर ऑल द इंटीजर्स। That's it. I hope you got my point. Range is all the integers. तो आप लिख दो I सेट क्या होता है, ये सेट का ही तो एक सिंपल नोशन है जो हमने बनाया था कि I denotes all the integers. Although कहीं कहीं वो Z भी होता है, बट Z कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होता है, तो आप अननेसेसरीली कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए विल प्रेफर यूजिंग I। क्या आपको समझ आया कि हमने इसकी डोमेन और रेंज को कैसे वर्कआउट किया? चलिए जल्दी से इस फंक्शन को पढ़ लेते हैं और इस फंक्शन के बारे में सुन लेते हैं कि ये क्या लिखते हैं। तो यहाँ लिखा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो उसने खुद ने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन क्यों कहा आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। डिफाइंड फ्रॉम R to Z। देखो वो जो मैं I कह रहा था उन्होंने Z लिख दिया है ना, तो आप बेशक निश्चिंत रहिए। Z मतलब ऑल द इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स के सेट को Z से भी डिनोट किया जाता है। तो ये R से Z में डिफाइंड है का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि इसका जो डोमेन होगा वो तो X की सारी वैल्यूज़ होंगी, बट इसका जो रेंज होगा वो Y की सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी, ऑल द रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो सिर्फ सारे इंटीजर्स होंगे। आप हमेशा इस तरीके से समझ सकते हो कि हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। हालांकि प्रेफरेबली नॉट ऑलवेज दिस इज गोइंग टू बी द रेंज। आप याद रखिएगा, मैं इसे स्पेसिफिकली रेंज कहूँ, इससे अच्छा वर्ड मैं यूज़ करूँगा कि ये को डोमेन है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मैं इसे प्रेफरेबली कहूँगा कि रेंज के मतलब रेंज के बजाय आई शुड यूज़ द वर्ड को डोमेन। आप प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखिए। एक और सबसे ज़रूरी बात, इसे ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, Z इज द इंटीजर का सेट, R इज हमारा डोमेन वाला सेट, तो Z के थ्रू मैं डिनोट कर रहा हूँ को डोमेन। और को डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क होता है, ऑल्दो हमने फंक्शंस के वक्त डिस्कस किया है, थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट फिलहाल के लिए इस बात को ऐसे समझते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय दिस साइन, सो ये हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x। क्या ये वही डेफिनेशन है जो अभी तक हम समझते आ रहे हैं, x के इक्वल या उससे छोटे सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर, ये वही लाइन है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू n x वेयर x लाइज बिटवीन n+1 एंड n। मतलब अगर x एक नंबर है, जैसे x एक नंबर है लेट्स से 3.4 है ना, अब 3.4 कौन से दो इंटीजर्स के बीच लाई करता है क्लास, 3.4 3 से बड़ा या उसके इक्वल और 4 से छोटा हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि 3.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा 3। द सेम प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर नेगेटिव नंबर्स एज वेल। सोचो कैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहूँ -1.3, अब -1.3 किन दो नंबर्स के बीच लाई करता है क्लास, सर -1.3 हमेशा -2 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। आपको समझ आ रहा है ना, नंबर स्केल -1.3 -2 इधर -1 उधर, तो बेशक -1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, -2। क्या ये बात इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है? हाँ ट्रू है। जैसे कि आप 7 ट्राई करें तो सर 7 हमेशा 7 से बड़ा और इक्वल
क्या 8 से छोटा होता है? तो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑब्वियसली सर 7 होगा। क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है सर? हाँ सर ट्रू है। जैसे आप देखो -3, तो -3 हमेशा -3 से बड़ा या उसके इक्वल या फिर -2 से छोटा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ -4 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे -2 लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं कहूँ ऐसा कि -2 से छोटा है और -3 के बड़ा या इक्वल है, तो मैं कहूँगा कि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3। ये एक अलग व्यू है, एक अलग पर्सपेक्टिव है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखने का। मतलब एक बहुत ही शानदार सी परिभाषा है जिसके थ्रू आप और इसे इमेजिन कर सकते हैं। पर बेशक आपको ये लिखने के लिए नंबर स्किल की थोड़ी हेल्प तो लगेगी, और अगर आप ये डायरेक्टली लिख पाते हैं तो बहुत खुशी की बात। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा आसान सा क्वेश्चन है, ज़रा सोच के बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या सच में ये फंक्शन है? आपको एक हिंट देता हूँ। हिंट है, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, यानी अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ और अगर वो लाइन इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहता है, ये एक रिलेशन होता है। इस परिभाषा से क्या आप इसकी फंक्शन होने की वैलिडिटी वेरीफाई कर सकते हैं? ज़रा एक बार खुद से मुझे देख कर बताइए कि क्या सच में एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स ट्राई करिए। आई होप आपने खुद से टेस्ट किया, आपने खुद से ट्राई किया कि ये फंक्शन है या नहीं। जल्दी से देखो क्लास, कोई भी शख्स ये सोच सकता है कि सर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो ये लाइन, तो ये लाइन तो सर यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर ये फंक्शन कैसे हुआ? ये तो रिलेशन हो गया। पर आपने ध्यान से देखा नहीं, ये फंक्शन ही है। उसने दो जगह इंटरसेक्ट नहीं किया, बस आप एक पॉइंट मिस कर गए। आप एक पॉइंट ये मिस कर गए। अगर मैं इसे और बारीकी में या और डिटेल में आपको समझाऊँ, तो ज़रा इस फंक्शन के ग्राफ को देखिए स्टूडेंट्स, वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे सर, तो ये यहाँ से पास हो रही है, यहाँ तो ग्राफ है ही नहीं ना। इसीलिए तो ये हॉलो सर्कल बनाया था, ताकि आप ये कंफ्यूजन में ना रहें कि यहाँ पर ग्राफ है। तो एनीवे वो दो जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब x की सारी वैल्यूज़ के लिए y की यूनिक वैल्यूज़ हैं। मतलब x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि सर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 और 2 दोनों है। मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 एंड 2 दोनों नहीं होता है। क्या आपको ये बात याद है? 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है। यानी x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज़ मिलना इज़ अ वायलेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब वो फंक्शन के रूल्स के अगेंस्ट है। तो हमने इंश्योर किया है कि ये फंक्शन ही है। ये रिलेशन तो डेफिनेटली है, बट बीइंग मोर स्पेसिफिक, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आया, इसकी सारी बातें समझ आई, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो कैसा होता है। वो हमेशा उसके जस्ट छोटे इंटीजर से बड़ा है उसके इक्वल, और उससे जस्ट एक बड़े इंटीजर, उसके जस्ट राइट हैंड साइड वाले इंटीजर से हमेशा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाह रहा है, वो एक अलग सिनेरियो, एक अलग सीन आपको समझाना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है क्लास? किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे अगर मैं लेता हूँ जैसे 3.4, अगर मैं 3.4 लेता हूँ और 3.4 का मैं ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमारा जो x है वो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, हमारा x सिर्फ 3.4 है। सो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 3.4 के इक्वल या उससे छोटा, और 3.4 - 1 यानी 2.4 से हमेशा बड़ा ही होगा। आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ रही है? प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स, क्योंकि 3.4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है। तो आप खुद सोचो, 3 जो है वो 2.4 से बड़ा और 3.4 के इक्वल या से छोटा। सर ये इक्वल कैसे हो सकता है? सर ये तो हमेशा छोटा ही होगा ना। मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से छोटा हो जाता है तो हमेशा छोटा ही होगा। क्या आप सोच सकते हैं सच में छोटा होगा? सोच के देखो, अगर मैंने इंटीजर ले लिया होता, अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली होती, जैसे कि मान लो एक इंटीग्रल वैल्यू हम ट्राई करते हैं। इंटीजर वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? लेट्स से -7 है ना, लेट्स से +8 ले लेते हैं। आपको अभी नेगेटिव साइन के साथ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अब वो क्या कह रहा है? ये हमेशा किससे छोटा होता है क्लास? हमेशा x के इक्वल या उससे छोटा, और x - 1 से हमेशा बड़ा होता है। तो x क्या है यहाँ पर? यहाँ पर x क्या है स्टूडेंट्स? 8। तो ये 8 के इक्वल या उससे छोटा, या फिर 8 - 1 यानी 7 से हमेशा बड़ा होगा। बेशक ये सही बात है। आप सोचिए, 7 से बड़ा ही तो होता है। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? 8, और 8 तो 8 है ही। तो हाँ सर, 8 के इक्वल है। क्या आपको ये साधारण सी आसान सी प्रॉपर्टी समझ आई? आपको आई होप ये क्लियर हुआ। द सेम विल बी ट्रू फॉर नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव डेसिमल वैल्यूज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये प्रॉपर्टी x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। सर कुछ अलग सा लिखा है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। आप ध्यान से समझो क्लास, ये बहुत ही मज़ेदार सी बात है अगर आप इसे ध्यान से वर्कआउट कर लें तो। देखो क्या लिखा हुआ है, समझना। सर मुझे नेगेटिव नंबर्स का ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है तो अच्छी बात है, आप इस प्रॉपर्टी को याद रख लीजिए। तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी कभी कभी अगर मुझे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे ये करना हुआ कि मुझे x के अंदर का नेगेटिव साइन बाहर लाना हुआ, तो बस ऐसे ही मेरी मर्जी से मैं बाहर नहीं ले आऊँगा। उसको लाने का तरीका होगा, उसको लाने का एक तरीका है।
वो तरीका क्या है क्लास, ध्यान से सुनना। मैं इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे देखो, मान लो मैं एक नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहा हूँ। मैं दो सिनेरियो लेता हूँ स्टूडेंट्स। मान लो एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ किसका इंटीजर, लेट्स से 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -3.7, और एक तरफ ले रहे हैं लेट्स से हम -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब बात समझो क्लास, अगर वो एक इंटीजर होता तो कहना है इसे मैं इस माइनस साइन को बाहर लेके ऐसा लिख देता कि सर माइनस ले लो और 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख देता, -4। मैं आपसे पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x ही होता है अगर x एक इंटीजर है। आपको बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ये -4 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे थे तो -4 ही हो जाता। मतलब अगर आप -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे थे तो -x ही होता अगर x एक इंटीजर है। यही बात वो यहाँ लिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, देखो क्या कह रहे हैं, माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ही होता है। वो वही बात है, अगर एक्स क्या है भाई, अगर एक्स इंटीजर है ना। मतलब ये लाइन भी उसने एक एक्स्ट्रा लगाई है यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने का साइन का पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि अगर एक्स एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही होता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूँ सर कि इस केस में फिर ये -3.7 का क्या होगा, आप आराम से सोचो स्टूडेंट्स, -3.7 का क्या होगा। एक काम करते हैं, हमें पहले तो ये सीखना है कि -3.7 का एक्चुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो मैं कहूँगा -3.7 का सर ग्रेटेस्ट फंक्शन कैसे सोचेंगे सर, जल्दी से फटाफट प्लॉट करेंगे। ये रहा -3.7, इसके इस तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स -3, और इसके इस तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स -4। तो -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी -4। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -4। वो ये कह रहा है कि सर मुझे नहीं समझ आता ये क्या होता है, मुझे नेगेटिव वैल्यू से थोड़ा अजीब सा डर लगता है। मतलब यह क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत लगी कि मैं इसको प्लस बनाना चाह रहा हूँ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक पॉजिटिव वैल्यू के लेना चाह रहा हूँ। तो आप बेशक निकाल लीजिए। आप क्या करिए, आप पहले तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए और फिर उसके आगे क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब इसी एक्सप्रेशन को आप ये भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सोच के देखो। अब जब +3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो वो बड़ा आसान काम है। वो क्या होगा भाई, 3। तो ये हो जाएगा 3, लेकिन 3 के आगे माइनस साइन हो रही है, -1 हो रही है, कितना बजा रहा है, -4। वो यही प्रॉपर्टी आपके सामने लिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो। वो लिख रहा है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें तो लिखा जा सकता है, अगर x एक इंटीजर नहीं है तो उसके पॉजिटिव पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेगेटिव -1, और अगर वो नेगेटिव नंबर ही है तो एज इट इज़ नेगेटिव नंबर लिख दो। मैं कह रहा हूँ इसको और ज़्यादा स्पेसिफिकली यही लिख लो, अगर x एक इंटीजर है तो। क्या आपको ये बात समझ आई, क्या आपको ये बात याद रहेगी? आई होप ये प्रॉपर्टी आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है और इसे आप बहुत आसान से तरीके से समझ सकते हो या याद रख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का बड़ा बेसिक सा मतलब है, इसको ऐसे याद रखना। जैसे मान लो मुझे कोई कह रहा है कि सर एक काम करो, आप बताओ लेट्स से 3.7 और लेट्स से 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो क्या मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इनमें इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था सर कि ये 3.7 के इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर और 4.4 के इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है? ज़रा सोच के देखो क्लास, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा देखते हैं, हम करके देखते हैं। 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4, यानी ये कितना हो जा रहा है क्लास, ये हो जा रहा है 7। मतलब इस पार्ट को सॉल्व किया तो ये हो जा रहा है 7। ये कितना होगा क्लास, इसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। 3 + 4 होता है 7, 0.7.4 1.1, तो 7 + 1.1 इज 8.1, और 8.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियरली 8। तो प्रॉब्लम समझ आएगी, 8 और 7 इक्वल नहीं है। इसमें पता है एक प्रॉब्लम हो गई, मतलब अगर वो प्रॉब्लम नहीं हो रही होती ना तो ये 7 और वो भी 7 ही होता। वो कब होता पता है, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो था, इनका जब आपने सम किया तो वो सम 1 को क्रॉस कर गया, और जैसे ही वो सम 1 को क्रॉस कर गया तो ये 3 और ये 4 तो 7 ही होता, बट वो जैसे ही 1.1 बना सम तो 7 + 1.1 8.1 बना गया, मतलब उस इंटीजर को 1 से बढ़ा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इनका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन पार्ट स्टूडेंट्स, ये 0.7 और 0.4, इसकी वजह से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बढ़ गया, वरना वो उतना ही होता, 7 ही होता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनके फ्रैक्शन पार्ट्स का सम 1 से छोटा हो, जैसे कि मान लो एक सिनेरियो ले लो, 3.7 और 4.4 की जगह कोई और नंबर होता। लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल, लेट्स से होता 3.4 प्लस लेट्स से 3.3, यही ले लो है ना फॉर एग्जांपल। अब आप बात समझो क्लास,
0.4 और 0.3 का जब आप सम करोगे, 0.4 और 0.3 का सम करोगे तो आएगा 0.7। 0.7 1 के बियॉन्ड नहीं जा रहा है, तो ये नंबर उसी के अंडर रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझो, 3.4 3.7 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 3 + 3 6 6.7 से हो जाता है 6.7, और 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है 6। क्या मैं इसे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करके भी निकाल सकता हूँ, सोचते हैं क्लास। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ 3.4 और 3.3 में, और अगर मैं ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ तो जल्दी से देखो क्लास, 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा और 3.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा, तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी 6। ये क्यों हुआ क्लास, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका और इसका ये जो सम था वो 1 से छोटा था, और अगर ये सम 1 से छोटा है तो आप हमेशा कंक्लूड कर सकते हो कि इनको आपस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा कि क्या वो सम हमेशा 1 से छोटा है उनके फ्रैक्शन पार्ट का। उसी प्रॉपर्टी को उसने एक अलग तरीके से लिखा है, ज़रा ध्यान से देखो क्लास। उस प्रॉपर्टी को वो क्या लिखता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इफ़ उनके जो फ्रैक्शन पार्ट्स हैं, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है, इसको बस हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर उनका सम 1 से छोटा है, ये वही है 0.4 और 0.3 का सम 0.7 आ रहा था, वो 1 से छोटा था। लेकिन जैसे एक हमने सीखा था 0.7 और 0.4, उस बार सम हो जा रहा था 1.1, उस केस में ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर इनके डेसिमल पार्ट्स का सम, इनके फ्रैक्शन पार्ट का सम 1 से छोटा है तो बेशक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इंडिविजुअली इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, वरना आप उतनी वैल्यू ऐड कर दीजिएगा जितना वो बियॉन्ड जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये बड़ी आसान सी बात है, ऐसे समझो जैसे कि मैं एक अलग सा सिनेरियो लेता हूँ, है ना। अलग सा सिनेरियो क्या लेता हूँ, मान लो एक केस है। केस क्या है भाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 2.7, फिर लिखा है 3.5, है ना, और ये दोनों यहाँ पे फाइनली कंक्लूड हो रहे हैं। बट अगर मैं देखूँ तो सर अगर मैं इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 2.7 का और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होगा भाई सर, ये होगा 2.7 का तो 2 और 3.5 का कितना होगा 3, तो ये कितना आ रहा है 5। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 2.7 3.5, 0.5 और 0.7 1.2, और 1.2 अगर ऐड किया तो 2 + 3 5, 5 + 1.2 6.2। और क्या आप मुझे बता सकते हो 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा क्लास, 6.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6, लेकिन ये कितना आ रहा है 5। तो अगर इसको इसके इक्वल रखना है तो हम कहेंगे ये इसके इक्वल होगा जब आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 एक एक्स्ट्रा नंबर जा रहा है ना, ये कितना हो रहा है 1.2 एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब 1 के बियॉन्ड जा रहा है। इसके फ्रैक्शन पार्ट्स का सम, मतलब अगर आप 0.7 और 0.5 का सम करें तो दैट्स 1.2, और इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पर भी आप 2 + 3 + 1 करेंगे, 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये वो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इस वजह से जो सम होगा दैट विल बी 6। आई होप ये परिभाषाएं, ये स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़, ये बातें समझ आ रही हैं। ये मैं इतनी बारीकी में, इतनी डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूँ क्लास, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो शायद मैं यहाँ से ये कर रहा हूँगा, पर मैं ये सिर्फ तब कर रहा हूँगा जब मुझे कुछ ऐसा पता होगा, या फिर मैं इससे ऐसा लिख रहा हूँगा, पर अगेन मैं तब लिख रहा हूँगा जब मुझे कुछ ऐसा पता होगा। आप ये प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं? प्लीज़ इन बातों को याद रखिएगा, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, और ये बातें बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस में काम आती हैं, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फ्रैक्शन पार्ट समझाने से पहले आई लाइक टू जस्ट गिव यू वन मोर क्लैरिटी कि ऐसा भी कुछ होता है, कैसा कुछ होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है जिससे आपको याद रखवाना बहुत ज़रूरी है, तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मान लो एक नंबर है x और उसमें मैंने उसका उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐड किया। पहले मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी नंबर ले लो, है ना। जैसे मैंने ले लिया 2.3, है ना। तो सोचिए बताओ स्टूडेंट्स 2.3 का नेगेटिव क्या होगा, -2.3। तो मुझे जल्दी से बताओ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट्स 2। और सोच के बताओ -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है क्लास, दैट्स -3। आई होप अब मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि -3 कैसे आ रहा है। -2.3 के जस्ट लेफ्ट में -3 दिखेगा, और इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो दैट्स -1। बाय द वे हमेशा ट्रू होगा, मतलब आप बेशक ये कह सकते हो कि सर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर हमेशा -1 होता है, बशर्ते कि सर वो जो आपने नंबर लिया था वो एक इंटीजर ना हो, वो नंबर एक इंटीजर ना हो। 2.3 वॉज क्लियरली नॉट एन इंटीजर। बट सर क्या होता अगर ये इंटीजर होता? अगर इंटीजर होता तो समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। मान लो एक इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स से 5, तो मैं लेने जा रहा हूँ 5 और इधर ले रहा हूँ 5 का नेगेटिव।
आई होप आपको खुद को दिख गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 5 का अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 5, और -5 भी खुद एक इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, और आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है 0। और जैसे ही ये 0 हो रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर रिजल्ट्स इनटू 0 इफ दैट x इज एन इंटीजर। तो जब जब x एक इंटीजर होगा ये एक्सप्रेशन 0 होगा, और जब जब x एक इंटीजर नहीं होगा तो -1 होगा। ये क्वेश्चन में आता है क्लास। क्वेश्चन में कैसे आता है, वो आपको कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन बनवा रहा होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं ना कोई स्टेप आएगी जहाँ पे कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, फिर हमें सोचना होगा कि सर उसको मैं -1 से रिप्लेस करूँ या 0 से। तो फिर x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वो x इंटीजर था, इंटीजर नहीं था। तो जब मैं क्वेश्चन में ये वाली स्टेप लिख रहा हूँ ना, तो तुम्हें यहाँ से क्लिक होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा था। आई होप आपको बातें समझ आ रही है। अगर आपको ये बारीकियाँ पता होंगी ना, तभी आप जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम निकाल पाएंगे। और मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ, कितनी बार मैं बात कह चुका हूँ कि ये पूरा खेल बारीकियों का है, ये पूरा एग्जाम न्यूएंसेस का है। तो जल्दी से जल्दी सारी डिटेल सब कुछ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। फाउंडेशन की बात ही यही हो रही है कि जितने सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि वो ढूंढ के लाते हैं अलग अलग कंसेप्ट, आईटी जेईई मेंस और एडवांस वाले तो और ढूंढ के लाते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस कर जाते हो ना, जैसे ये छोटी सी डिटेल, इनको वो क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स डिटेल में पता होना ज़रूरी है। चलिए, अगर इतना समझ आया तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन स्टूडेंट्स? बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, बहुत मज़ेदार सा फंक्शन है, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। इसका ग्राफ आई होप आपने देख लिया होगा। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख के घबराए या कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं कि सर अभी तो ऐसा स्टेप फंक्शन बन रहा था, अभी ऐसी ऐसी लाइन क्यों बन रही है, मतलब क्या कर क्या रहे हो सर आप, ये क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देखो, हर चीज़ ना शुरुआत में दूर से देख के बहुत अजीब सी लगती है, बहुत डरावनी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगी या नहीं। पर आप यकीन करिए, उसके करीब जाइए, उसको फेस करिए और उसको समझिए। चीज़ें आसान हैं, अगर उनके साथ वक्त बिताया जाए, उनको थोड़ा समझा जाए, उन्हें थोड़ा सा उनसे डील किया जाए, तो ग्रेजुअली, शुरुआत में ऑब्वियसली एक बैरियर आता है, बट ग्रेजुअली चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो बने रहिए, समझते रहिए और लगे रहिए। यकीन करिए, ये एग्ज़ाम टफ नहीं है। अगर आपको बातें पता है, अगर आपको कंसेप्ट, बातें मतलब कंसेप्ट, अगर आपको बारीकियाँ पता है, अगर आपका फाउंडेशन ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत ईजीली निकलेगा। यही बात मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ। चलिए, तो एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम समझते हैं। हमने इस बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ गेटिंग दिस टॉपिक कंप्लीटेड फॉर्मली, हम इसे एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर सबसे पहले तो एक बात समझो, आप ये समझो सर कि मैं 5.7 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं 5.7 को 5 + 0.7 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। अगर मैं इसे एक और अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर 5.7 एक जो नंबर है, उसमें जो 5 है, वो 5 कुछ नहीं है सर, वो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आई एम रियली सॉरी, वो 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, टू बी मोर प्रिसाइज, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 0.7 क्या है सर, ये 0.7 कुछ नहीं है। 0.7 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट है, 5.7 का फ्रैक्शन पार्ट है। और ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, उसे इस वाले कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। मतलब एक कन्वेंशन डेवलप किया गया। कन्वेंशन कैसा डेवलप हुआ स्टूडेंट्स, कि ये जो ब्रैकेट था ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट हुआ करता था, और ये जो ब्रैकेट होता है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ब्रैकेट होता है। यानी ये ब्रैकेट डिनोट करेगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है। मतलब बस ऐसे एक ब्रैकेट लगा के दे दिया जाए ना, तो मन से ये मत मुगालता पालना कि सर ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ही होगा। क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाई किया जाएगा कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस ब्रैकेट डिनोट्स द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो मन से एजम्पशन मत लीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया जाए तो ही आप मानिएगा। आगे सुनते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर 5.7 ऐसा लिखा जा सकता है, तो मैं एक जनरलाइज सी बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा क्या? बिल्कुल। इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगा क्या? बिल्कुल। हम समझते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ। बात बड़ी आसान सी है कि अगर मुझसे कोई कहे ये कि सर दुनिया के सारे नंबर्स को, जैसे दुनिया के सारे नंबर्स को उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उनके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। एक नंबर में क्या होता है, इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शन पार्ट, तो वही तो हम कर रहे हैं। उस नंबर को मैं उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करके लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 5.7 क्या था, 5 + 0.7, तो ये उसका इंटीजर पार्ट था, फ्रैक्शन पार्ट था, और दोनों को क्या किया, हमने ऐड कर दिया। बस इसी बात से, इसी बेसिस पर, इसी आधार पर हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं। मतलब अगर किसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालना होगा स्टूडेंट्स, कभी भी मुझे किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे उठा के इधर ले जाऊंगा, तो मैं कहूंगा ये होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, और इसी बेसिस पर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का बेसिस क्रिएट हुआ है। यही फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने अभी डिस्कस किया क्लास कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का मतलब होता है
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस बात का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो मैं अलग अलग नंबर्स के फ्रैक्शन पार्ट निकालता हूँ, सुनना ध्यान से समझो। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता लेट्स से 5.8, तो 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट पहले तो आप क्या लिख दो, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा x है, राइट? तो पहले तो आप लिख दो x, तो वो क्या हो जाएगा सर? आई एम रियली सॉरी, मैंने साइन इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना दिया, दिस शुड हैव बीन द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, है ना? तो ये होगा भाई आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि आप 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन मुझे निकाल कर दे दे। तो वो क्या होगा? 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, पहले तो द नंबर इटसेल्फ यानी 5, और इसमें से मैं सबट्रैक्ट करूंगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यस मैंने गड़बड़ ये की कि 5.8 पूरा नंबर है, तो नंबर क्या होगा क्लास? 5.8। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे अगर मैंने नेगेटिव साइन लगाया तो अब मुझे चाहिए 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ आई नीड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.8, और 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 5। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? मैं लिखूंगा इसे 5.8 माइनस 5, और जैसे ही 5.8 माइनस 5 लिखा तो ये कितना हो जा रहा है क्लास? 0.8। तो एक घुमा के निकालने का तरीका हो कि सर घुमा के अगर आपको बात कहनी होती तो आप ऐसा कहते हैं। मतलब बेसिक सी बात है कि अगर कोई पूछे कि 5.8 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है तो वो होगा 0.8। लेकिन ये बात आसानी से भी सोची जा सकती थी, 0.8 बिल्कुल सर सोची जा सकती थी, लेकिन जब बातें बदलेंगी ना तो चीज़ें बदलेंगी। जैसे सोचो अगर मैं एक इंटीजर के लिए निकालता हूँ, जैसे मैं निकालता हूँ 5 एज एन इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तो सर दिख रहा है 5.0 है तो 0 ही तो होगा, बट फिर भी अगर आपको समझना है तो आप क्या लिखोगे? 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, दैट इज अगेन 5। सो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट्स 0। यानी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.0, मैं उसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.0 यानी 5 का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है दैट्स 0। याद रखिएगा ऐसे स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर नेगेटिव इंटीजर होता तो भी ये होता क्या? देख लेते हैं क्लास। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे -7.0, मैं 0.0 डेलिबरेटली यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 ही है। तो अगर मुझसे कोई पूछे इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, तो पहले वो नंबर इटसेल्फ, तो नंबर क्या था स्टूडेंट्स? -7.0 या 7, जो भी आपको लिखना है ना, -7 माइनस 7.0 का फ्रैक्शन पार्ट, माइनस ही करना है, हाँ। तो ये हो जाएगा -7.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने फ्रैक्शन पार्ट कहा, इसे हम कहेंगे -7.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लास? -7.0, माइनस और माइनस, ऑब्वियसली -7.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस, सो दैट्स प्लस 7.0। एंड कैन यू सी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये फाइनली 0 होगा। सर अभी तक तो कहानी बहुत आसान, बहुत सॉर्टेड है, लेकिन आप एक जगह गलती करेंगे। मैं वो गलती के लिए सारा बेस बना रहा हूँ कि वो गलती क्या होगी उसे समझाना चाह रहा हूँ। तो गलती ये होगी, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वो गलती ये होगी कि अगर आपसे मैं पूछता थोड़ी देर के लिए, मान लो जैसे -7.3, अगर मैंने पूछा होता कि -7.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, तो खबरदार आप अगर कहें -3, -7.3 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं जल्दी से। आप डेफिनेशन फॉलो करिए। डेफिनेशन क्या है क्लास? पहले तो द नंबर इटसेल्फ, तो आप पहले तो -7.3 खुद लिख देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आप मुझे -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखा सकते हैं? आई होप आपको याद होगा ये -8 और -7 के बीच लाई करेगा, और इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा दैट विल बी -8। तो मैं लिखूंगा दिस इज -7.3 माइनस ऑफ -8। डिड यू गेट माई पॉइंट? और अगर ऐसा कुछ है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -8 यानी +8, तो -7.3 + 8, और अगर 8 में से 7.3 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट टर्न्स आउट टू बी 0.7। सर 0.3 नहीं था, ये तो 0.7 है, और अगर ये 0.7 है तो चीज़ें तो बदल गई, चीज़ें तो अलग हो गई। चीज़ें कैसे अलग हुई इसे आप ग्राफिकली इमेजिन करिए। सुनिएगा वो क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। मैं यहीं पे नंबर स्केल पे प्लॉट करता हूँ। वो ये कह रहा है भाई, बड़ी आसान सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। देखो कहीं ना कहीं -7.3 होगा। लेट्स से ये -7.3 है स्टूडेंट्स, है ना, ये -7.3 है। अगर ये -7.3 है तो कहीं ना कहीं -8 होगा। सर आई वुड से -8 यहाँ कहीं होगा, और -7 किधर होगा स्टूडेंट्स? यहाँ। अब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को अगर मैं ग्राफिकली समझना चाहूँ तो इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये जो -7.3 है, ये -7.3 जो एज अ नंबर है, ये इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से कितना दूर है, द डिस्टेंस, और डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमेशा। तो आप कहोगे कि सर ये -8 से, ऑब्वियसली क्या आपको ये समझ आ रहा है, -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 नहीं है, वो है -8, और -8 से इसकी जो डिस्टेंस है दैट्स 0.7। तो इसे एज अ डिस्टेंस की तरह आप यूज़ करिए, इसे एज अ डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आप याद रखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है।
आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई और आपको चीज़ें समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मैं फाइनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की परिभाषा बड़ी आसान सी है, बड़ा स्टैंडर्ड सा फंक्शन है और बड़ी स्टैंडर्ड सी इसकी डेफिनेशन है। वो कह रहा है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सो दिस साइन डिनोट्स द फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज डिनोटेड इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यानी कि बड़ी आसान सी बात है क्लास, सोच के देखो, जरा दिमाग लगाओ। देखो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, इसका अगर मैं ग्राफ इमेजिन करना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा क्लास? अगेन हम क्या करेंगे, हम हमारा y एक्सिस बनाएंगे और हम हमारा x एक्सिस बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। यू हैव योर y एक्सिस, यू हैव योर x एक्सिस। टेक अ पॉज, इस वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि क्या आप फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आपने फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की? चलिए हम समझते हैं साथ में कि ये फंक्शन कैसे बनेगा। देखो बड़े आसान सा ये फंक्शन है। देखो क्या हो रहा है भाई, वापस वही इंटीग्रल पॉइंट्स में ड्रॉ करता हूँ। जैसे होगा -1, ये 0, ये +1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लेट्स से 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। सिमिलरली इस तरफ चीज़ें कैसे चलेंगी क्लास? -2, -3, -4, और इस हिसाब से हम चीज़ें कर रहे होंगे। सिमिलरली y एक्सिस पर भी मैं इंटीग्रल पॉइंट्स बना लेता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इससे कम और इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब -1 तक भी नहीं आना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझो। देखो आप सोचो, जल्दी से सोच के बताओ, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? देखो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला। अब हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में जब आप 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे, जब आप चलो 0 से शुरू करते हैं, 0 का फ्रैक्शन पार्ट 0, 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.9 का 0.9, देख रहे हो आप? 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, है ना? मतलब 0.5 का 0.5, 0.9 का 0.9। लेकिन जैसे ही आप 1 का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे, सोचो क्लास, इमेजिन करो 1 का फ्रैक्शन पार्ट, तो 1 में फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0। तो जैसे ही ये 1 पे आएगा, तो 1 पे वापस क्या हो जाएगा? 0। फिर 1.1 का 1.1 का 0.2, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, और ऐसे करते करते 1.9 का 0.9, और जैसे ये 2 पे आएगा तो 2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 का फ्रैक्शन पार्ट फिर से 0। तो वापस 2 का फ्रैक्शन पार्ट 0, 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2, और ऐसे करते करते 2.9 का 0.9, लेकिन 3 पे आकर ये वापस अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई ऐसा सोच रहा है कि सर इस तरफ तो फिर ऐसा बनेगा? आप सोच के देखो, सच में इस तरफ ही कुछ ऐसा बनेगा? जरा देखो क्लास, ध्यान से दिमाग लगाओ। हम दिमाग लगाते हैं, सुनना मैं जो कहने वाला हूँ। सर -1 का फ्रैक्शन पार्ट, होता है 0। -1.1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? -1.1 का -0.1, आई एम रियली सॉरी, -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट। जैसे सोचो -0 का कितना होता है? 0 का 0 होता है। तो पहली बात तो ध्यान से देखना, मैं जो कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ, सो समझना। -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? 0.9, है ना? फिर -0.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? 0.8। तो ये कहानी कुछ ऐसी गिरेगी, आप समझो। और जैसे ही -1 का लोगे, आप रियली सॉरी, जैसे आप -1 का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा क्लास? -1 का फ्रैक्शन पार्ट 0। लेकिन 0 का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो 1 नहीं होता है, 0 का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं एक और सिनेरियो से समझाता हूँ। सोचो आपने -2 का फ्रैक्शन पार्ट लिया तो कितना होगा? 0। -2.9, क्योंकि यहाँ पे -1.9 होगा ना, यहाँ पे -1.8 होगा, यहाँ पे -1.7, -1.5, -1.4, 1.3, 1.2, 1.1। तो समझो -1.9 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? 0.1। -1.8 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0.2, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी, राइट? और जैसे ही ये -1 पे पहुंचेगा तो -1 पे फिर से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -1 पे इसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं होगी, -1 पे इसकी डेफिनेशन 0 होगी, जो कि ये यहाँ पर है। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बड़ी आसान सी बात कह रहा हूँ। जैसे जो -1.8 है, तो -1.8 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.2। आपको याद है ना, नेगेटिव में चीज़ें बदल जाती हैं। वही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ ग्राफ्स के थ्रू। तो हर बार ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा सा बनेगा, मतलब टिल्टेड ऐसी स्ट्रेट लाइन्स बनती चली जाएंगी, यानी ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन्स बनती चली जाएंगी, है ना? तो ये एक ऐसा कुछ बनेगा। और वापस अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को देखकर इसकी डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करूं तो क्या मैं कुछ चीज़ें सोच सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत करूं डोमेन से, तो डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स? ज़रा देखो, डोमेन मतलब क्या कि सर मैं एक्स एक्सिस पर -∞ से +∞ तक देख रहा हूँ कि फंक्शन का ग्राफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो सब जगह एग्जिस्ट करता है। आप देखो -3.9 पर भी उसका वजूद है, -2.5 पर भी है, -2 पर भी है, -1 पर भी उसका ग्राफ है, 0.5 -0.5 पर ही है, 0 पर भी 0.5, 0.9, 1.1, 1.9, 2.5, 2.8, सब जगह उसका ग्राफ है।
मतलब एक्स एक्सिस पे तो एक्स की हर वैल्यू के लिए उसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है। यानी मैं कहूँगा सर कि इस फंक्शन का अगर मुझसे कोई डोमेन पूछता, अगर किसी ने मुझसे इस फंक्शन का डोमेन पूछा होता तो मैं कहूँगा कि सर अगेन एक्स बिलोंग करता है ऑल द रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। मतलब हम इसे कह सकते थे एक दूसरा तरीका, x बिलोंग्स टू ऑल द नंबर्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। या फिर एक तीसरा तरीका जो आपने सीखा है कि सर x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। मोस्ट पॉसिबली जितने भी हमने मैक्सिमम अभी तक फंक्शन देखे हैं वो सब x की रियल वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज ट्रू हैं। अभी तक जो हमने सब देखे, हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस ही देखे हैं और इन्हीं पर सब क्वेश्चंस बनते हैं क्लास। तो ये फंक्शंस, इनके ग्राफ, इनकी फंक्शनैलिटी, इनका डोमेन, ये सारी बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर इतना पता चला तो एक और बात सोचने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी रेंज निकाल सकता हूँ क्लास? वापस अब रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए हमारी थॉट प्रोसेस क्या होती है? रेंज निकालते वक्त हम ये मान के चलते हैं कि हम वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो वाई एक्सिस पे जब मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चीज़ों को ढूंढना शुरू किया तो सर माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कहीं भी मुझे कोई भी ग्राफ, कहीं भी कुछ नहीं दिखा, है ना? क्या आपको दिख रहा है कोई ग्राफ? आई थिंक कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही जीरो पर आए तो हाँ सर, जीरो पे इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। देखो जीरो पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बिल्कुल सर जीरो पे मिल रहा है। फिर जीरो से आगे बढ़ा तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 0.8, 0.9 तक सब कुछ मिला, 0.999 तक सब कुछ मिला, लेकिन 1 नहीं मिला सर। और 1 के बियॉन्ड तो वापस एक गैप आ गया, फिर से खाली हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर कि इसका जो ग्राफ है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ बिलोंग करता है, मतलब वाई की जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं सर सारी जीरो से शुरू होती हैं, जीरो पे एग्जिस्ट करता है लेकिन 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आप सोचो ना किसी का भी फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, मतलब आप सोचो 7.1 का 0.1, 7.2 का 0.2, 7.7 का 0.7, 7.9 का 0.9, लेकिन जैसे ही आप इसको 8 कर दोगे तो वापस 0 हो जाएगा। मतलब एक साइक्लिक फंक्शन है, मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? वो बार बार अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार एक टाइम के बाद सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। मतलब हर बार 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 ही आ रहा है, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है। चाहे आप इस इंटरवल के लिए देखें, इसके लिए देखें, इसके लिए देखें, इसके लिए देखें, ये फंक्शन सेम कहानी सेम बात रिपीट करता चला जा रहा है। तो आपको ये बात समझ आ रही है? बात बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स, कि जो इसकी वाई की वैल्यूज आ रही है, बाय द वे वाई क्या होता है? वाई इज नथिंग बट व्हाट? द रेंज। तो आप कह रहे हो सर इसकी जो रेंज है वो क्या है क्लास? और इसकी जो रेंज है वो है सर 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जो एफ ऑफ एक्स है सर, जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ को। क्या आपको इसकी डोमेन और रेंज, इसका ग्राफ देखकर समझ आई? क्या आपको ये इसका ग्राफ समझ आया कि ऐसा क्यों बन रहा है? एंड सबसे ज़रूरी बात, क्या आप विजुलाइज कर पाएंगे आगे से कभी भी कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन अगर नाम लिया गया तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है और ये कैसे एक्चुअली दिखता है? अगर ये सारी बातें समझ आई तो जल्दी से इस फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों बन रहा है और ये सिंगल से डॉट्स क्यों लगे, और क्या यहाँ भी मैं सोच सकता हूँ कि सर ये फंक्शन है भी या नहीं? अरे सर डेफिनेटली ये फंक्शन है ना। आप सोचो ये फंक्शन क्यों नहीं है? अगर आप एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो तो ये वापस इसको दो जगह नहीं काट रही है, यहाँ पे तो फंक्शन है ही नहीं ना, तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर वो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ये डेफिनेटली फंक्शन है। आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन बहुत डिटेल में समझ आया, इसकी सारी क्लैरिटी आपको क्लियर है, इस पर सारी चीज़ें आपको समझ आई। और अगर इतना क्लियर हुआ तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन पार्ट के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें आने वाली हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। सर सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। मतलब इसको एक्चुअली ऐसे कहा जाता है बट इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना वो कुछ और होती है। मतलब मैथमेटिकली इसको कुछ बुक्स में या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है। मतलब सिग्नम फंक्शन को कुछ ऐसा सा लिख लेते हैं, है ना? मतलब ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के। और सिग्नम फंक्शन को ये लोग डिनोट करते हैं कुछ ऐसा, कैसा कि सिग्नम फंक्शन उनके अकॉर्डिंग होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स विच आर नॉट जीरो, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल मतलब वो सारे एक्स जब एक्स जीरो नहीं है। और वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि सर जैसे ही एक्स जीरो हुआ, जब एक्स जीरो होगा तो उसको आप बेहिचक जीरो कहिए। मतलब दिस इज आवर डिफाइंड सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर मैं इसको और रीडिफाइन करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास कि अगर मैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स रीडिफाइन करना चाहूँ तो मुझे दिखता है क्लास, ध्यान से सुनिएगा, कि सर जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू तो ऑब्वियसली अलग सिनेरियो, जब x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड ऑफ x कैसे ओपन होता है? x की तरह, तो हो जाएगा x अपॉन एक्स, यानी कितना हो जाएगा क्लास 1। सर जब x लेस देन जीरो है, जब x लेस देन जीरो है स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है अगर एब्सोल्यूट फंक्शन में, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में वैल्यू जो है ये नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, यानी मॉड ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स? -x। तो -x अपॉन एक्स कितना होगा भाई? दैट विल बी -1। और सिमिलरली आखिरी बात कि अगर x जीरो है, सर x जब जीरो है तो कितना होता है स्टूडेंट्स? जीरो। तो ये जो डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन की, ये वाली,
ये डेफिनेशन यहाँ से डिराइव हुई है, तो इसका ओरिजिन यही है कि सिग्नम फंक्शन को मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता था और उसका एक्सटेंशन आपका स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है। आप सोचो क्लास कि सिग्नम फंक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इंटरेस्टिंग सी कहानी क्यों है क्लास? इस कहानी को अगर मैं वर्कआउट करना चाहूँ, इस कहानी को मैं रिजॉल्व करना चाहूँ, तो मेरे पास अगेन तीन चीज़ें हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन, है ना। हमें पता है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चीज़ें जा रही हैं, ये प्लस इन्फिनिटी हम कहीं जा रहे होंगे, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से हम लेकर आते हैं, ये आपका ओरिजिन होता है। ये मान लेते हैं पॉइंट है +1 और ये मान लेते हैं पॉइंट है -1। अब सोच के बताओ क्लास, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस फंक्शन का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? एनीवन? देखो मैं क्या करूँगा, बताओ। हमने क्या सीखा सर कि x जब जब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी 0 से आगे जो सारी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। ऑब्वियसली 0 पे ये 1 नहीं होता है, तो मैं उस पर डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे। सर x जब जब नेगेटिव है तो ये क्या होता है? सर इसकी वैल्यू होती है -1। तो x जब जब नेगेटिव है तो ये कितना होता है? -1। तो सर बिल्कुल बस 0 पे ये -1 भी नहीं होता है, तो वहाँ भी हम एक ओपन सा सर्कल बना देते हैं। लेकिन सर जब x 0 होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तब सर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। आपको समझ आया? सर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक्सक्लूडिंग 0 ये -1 होता है, 0 पर 0 होता है, और 0 के बाद ये +1 होता है। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन की तरह, बट ये पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1 और हमारी एक सेकेंड ना, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए +1 और 0 के लिए 0। क्या इस ग्राफ को देखकर भी मैं सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख सकता हूँ? स्टूडेंट सोच के बताओ। डोमेन और रेंज बड़ी आसान सी बात है, कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाइए। अगर सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखनी है तो मैं सोचूंगा सर कि डोमेन फिर से वही बात, हम कहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स? हम एक्स एक्सिस पे ढूंढना शुरू करेंगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखना शुरू करता हूँ तो सर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे हर वैल्यू के लिए। मतलब 0 पे आप ऐसा मत कहना कि -1 और 1 कहाँ हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, तो भी ग्राफ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऑल्दो ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है, ग्राफ जैसे ब्रेक हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू पकड़ रहा है, फिर यहाँ से कुछ और उठ के फिर कुछ और शुरू हो रहा है, तो जंप कर रहा है। मतलब कंटिन्यूस हमें से एक बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा हमको यूँ फिर यूँ ऐसे कुछ करके बनाना पड़ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर एक्स एक्सिस पे हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है ये, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो अच्छी बात है ना। तो अगर एक्स एक्सिस की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है तो मैं कहूँगा कि सर एक्स को हर रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है। यानी मैं कहूँगा इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स, का जो डोमेन होगा उसको लिखने के वापस दो तरीके मैं लिखूंगा, वो होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। या फिर इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे स्टूडेंट्स कि x जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज़ को बिलोंग करेगा। एक और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात, क्या खास बात सर? y एक्सिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? y एक्सिस के बारे में क्या ख्याल है? मतलब सर आपको क्या लगता है इसकी रेंज क्या होगी? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होगी? आप इस फंक्शन की डेफिनेशन देखो, इस फंक्शन की डेफिनेशन में रेंज क्या होगी? सर इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? या तो 1 होती है, या 0 होती है, या -1 होती है। आप देखो ना इस फंक्शन का ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं y एक्सिस पे रीड करना शुरू कर रहा हूँ, -इन्फिनिटी से आना शुरू किया, तो मुझे इस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ -1 पे दिखता है, 0 पे दिखता है और +1 पे दिखता है। तो मुझे इस फंक्शन का ग्राफ 3 ही जगह पर दिखता है। मुझे इस फंक्शन का ग्राफ अगर 3 ही जगह पर दिख रहा है तो क्या आप मुझे इसकी रेंज बता सकते हैं? जल्दी से सोचिए क्लास, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस। एक बार खुद से ट्राई करिए। क्या आपने इस फंक्शन की रेंज के बारे में फाइनली कुछ सोचा? आई होप बड़ी आसान सी बात थी कि y एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो -1, 0 और 1 ये 3 ही तो वैल्यूज़ हैं जहाँ फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो मैं फाइनली कहूँगा कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी सर 3 वैल्यूज़, -1, 0 एंड 1। मतलब इसको देख के आप ये मत कहना कि सर -1 से 0, 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज़, नहीं, ये 3 वैल्यूज़, सिर्फ -1, सिर्फ 0 और सिर्फ 1, ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही इसकी रेंज में आएंगी। जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या बातें कर रहे हैं अभी तक? हम बातें कर रहे हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई? सिग्नम फंक्शन इन फिगर इज गिवन बाय 1, 0 एंड -1। 1 जब तक x 0 से बड़ा है, 0 जब x 0 है, और -1 जब x 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। सिग्नम फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? हमने जस्ट अभी डिस्कस की स्टूडेंट्स। उसका ओरिजिन है कि वो एक्चुअली mod x अपॉन x होता है। तो अगर ऐसा कुछ दे दे तो डरना मत, वो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है? मतलब कभी ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करके दे दे, कुछ ऐसा एग्जाम में लिख दे, तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। तो बस इसीलिए मैंने एक थॉट दिया है कि अगर ऐसा दिख जाए तो आप ये उसे वर्कआउट कर लियो और आप सोचे कि कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। मतलब एक्स देख के डरना मत, हो गया ना, बस -1, 0 और 1 है, और वो भी किस किस सिनेरियो में? इन अलग अलग सिनेरियोज में। और उससे हमने इसका ग्राफ देखा और ग्राफ में हमने वर्कआउट किया कि 1 कब होगा, 0 कब होगा और -1 कब होगा। आई होप आपको इस सेंस डेवलप हुआ कि आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ से उसकी डोमेन और रेंज का पता लगा सकते हैं।
इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें जो आप पता लगा सकते हैं, बट वो आने वाले चैप्टर्स के साथ हम पढ़ेंगे, जैसे कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें भी आप बहुत ईजिली वर्कआउट कर सकते हैं फंक्शन का ग्राफ देखकर हमेशा। हालांकि एक और बात, ज़रूरी बात, अभी तक हमने कुछ स्टैंडर्ड से फंक्शंस पढ़े, जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आने वाले कुछ प्रेजेंटेशंस में, यानी आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उन पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स। सो और क्लैरिटी लेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE का मॉड्यूल, आप IIT JEE का ये जो मॉड्यूल है ये www.magnetbrains.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा का पूरा मॉड्यूल, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल फॉर यू। सो सारे लेक्चर, सारी DPPs, पूरा मटेरियल आपको IIT JEE सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप मैथ सेक्शन में जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपका ये पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर पूरा मैथ्स का सेक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सारे चैप्टर्स, और सारे चैप्टर्स के जब आप क्लिक करेंगे तो उसके और सब टॉपिक्स और DPPs, उनके सोल्यूशंस, सब कुछ आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर दिखता है। और जैसे ही आप इस सेगमेंट में वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस यहीं ओपन हो जाएंगे। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ही ये सारे वीडियोस, ये सारे लेक्चर्स आसानी से एक्सेस करके देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें हैं ही, तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो IIT JEE नीट चैनल है वहाँ भी आप ये सारी चीज़ें सिमिलर मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता है दैट मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो हमारा जो IIT JEE का चैनल है, यहाँ पर पूरा IIT JEE का मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पर हर चीज़, मटीरियल, वीडियोज़, लेक्चर्स, सोल्यूशंस, टेस्ट, लाइव डाउट क्लेरिफिकेशन, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं दिस इज़ अप्रिशिएबल, सो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं। जो भी इश्यूज़ और कंसर्न्स होते हैं उन्हें कमेंट करके लिखते रहिए। अगर कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि हमेशा अप्रिशिएशन इज़ ऑलवेज अ गुड पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कुछ भी नया होता है, कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमेशा पता चलता रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। एंड येस, ऑफ कोर्स, हमेशा याद रखिएगा कि अगर लगता है आपको कि इतनी शानदार चीज़ जो हम क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों से शेयर होनी चाहिए, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि और लोग इसको यूज़ कर पाएँ, इसका बेनिफिट उठा पाएँ। With that, we are calling it a day. Thank you so much.